हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो स्टूडेंट, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 8 एंड योर चैप्टर नेम इज विश्व में आधुनिक काल। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे कि विश्व में आधुनिक काल, ये हमारे चैप्टर का नाम है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आपने कभी कल्पना की है कि यदि 17वीं सदी का कोई व्यक्ति किसी करिश्मे से पुनः जीवित होकर वर्तमान की दुनिया में पहुंचता है तो उसे क्या क्या परिवर्तन आज की दुनिया में दिखाई देंगे? तो बच्चों, ये कह रहे हैं कि कभी कभी हम अगर इमेजिनेशन करें, कभी कभी हम कल्पना करें कि 17वीं शताब्दी का कोई व्यक्ति मतलब वो जीवित हो जाए और हमारी इस युग में यानी इस समय में आ जाए तो उसको क्या क्या परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे, ऐसा ये पूछ रहे हैं। तो उसमें क्या क्या मिलेंगे, आइए एक बार देख लेते हैं। उसे अपने समय की कुछ इमारतें आज भी खड़ी दिखाई दे सकती हैं, यानी उसे लगेगा कि ये शायद उस मेरे ही टाइम की इमारतें हैं, किंतु उनमें कुछ इमारतें खंडहर बन चुकी होंगी। कुछ चीजें एकदम बदली हुई सी दिखाई देंगी, जैसे नए नगर एवं शहर देखने को मिलेंगे। वह यह भी देखेगा कि उसके अपने समय के शहरों से आज भी शहरों का स्वरूप भिन्न है, यानी जो उसके समय में शहर थे उसके शहर जैसा अब ऐसा शहर नहीं है, वो बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। सड़कों पर उसे तरह तरह की ऐसी गाड़ियां नजर आएंगी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। गाँव में उसे खेती करने के नए तरीके देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसी फसलें भी हो सकती हैं जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा हो। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज, राजनीति तथा संस्कृति आदि उसे सभी कुछ में आश्चर्यजनक परिवर्तन नजर आएगा। वह अपने को एक ऐसी बदली हुई दुनिया में पाएगा जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी, है ना, न की थी। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल की संकल्पना, ठीक है, आधुनिक काल की जो संकल्पना थी, आइए उसके बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास के विकास के 3 सोपान हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, है ना। प्राचीन काल, मध्यकाल और क्या है बच्चों, आधुनिक काल। क्लियर, 3 काल हैं। भारत प्रथम 2 सोपानों में पार करता हुआ आधुनिक काल के परिवेश में प्रविष्ट हुआ है, यानी जो भारत है हमारा, वो हमारा आधुनिक काल के उसमें प्रवेश कर चुका है ना। इन तीनों कालों में भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था, राजनीति एवं संस्कृति में भारी परिवर्तन होता रहा है। भारत के आधुनिक काल में 18वीं शताब्दी में प्रवेश किया था, अतः उसका आधुनिक काल प्राचीन काल और मध्यकाल से एकदम पृथक है। 17वीं शताब्दी के मनुष्य को यदि आधुनिक विश्व पुनः देखने को मिल जाए तो निश्चय रूप से वह इस बदले हुए संसार को देखकर आश्चर्यचकित हो उठेगा। वो लगेगा कि बहुत कुछ, मतलब पूरी दुनिया ही परिवर्तन हो गया है पूरी दुनिया में। यह नगरों में बने हुए बहुमंजिले भवन, विशालकाय बांध, कारखाने तथा फ्लाईओवरों को देखकर अनायास कह उठेगा कि निश्चित ही मैं किसी नई दुनिया में आ गया हूँ। गांव के भूदृश्य, खेत खलिहान से लेकर परिवहन तथा दूर संचार को देखकर उसे आश्चर्य होगा। आधुनिक विश्व के अनुरूप भारत के समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति एवं राजनीतिक में भी भारी परिवर्तन हो गया है। दूसरे शब्दों में, आधुनिक विश्व के तेजी से बदलते परिवेश के साथ साथ हमारा देश भी बहुआयामी आधुनिक भारत बनकर उभरा है। भारत की सामाजिक चेतना ने नई करवट बदली है। भारतीयों ने एकजुट होकर विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंका है और प्रगति की राह से गुजरते हुए देश के सर्वांगीण विकास के सर्वांगीण में द्वार खोल दिए हैं। भारतीय जनमानस के इस जागृति काल ने ही भारत को आधुनिक काल, भारत का सतरंगी स्वरूप प्रदान किया है बच्चों। चलिए देखते हैं। भारत ने 15 अगस्त 1947 ईस्वी को ब्रिटिश परतंत्रता से मुक्ति पाकर स्वतंत्रता के नव प्रभात के दर्शन किए, ठीक है, यानी कि उन्होंने परतंत्रता से, यानी जब वो आजादी नहीं मिली थी उन्हें, उसे बोलेंगे बच्चों हम परतंत्रता से मुक्ति पाकर उन्होंने स्वतंत्रता के नव प्रभात के दर्शन किए। वर्तमान में भारत उद्योग, परिवहन, संचार, वाणिज्य, परमाणु शक्ति एवं अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में यूरोपीय देशों के समकक्ष बनकर प्रकट हुआ है। वह दिन दूर नहीं है जब भारत की गणना एक विकसित राष्ट्र के रूप में की जाने लगेगी। वह दिन भी दूर नहीं है जब हम भारत को एक विकसित देश के रूप में परिवर्तित के रूप में जानेंगे। विश्व में आधुनिक युग का अवतरण।
अब बच्चों देखेंगे यहाँ पर नव जागरण, ठीक है। मध्य युग के अंतिम काल में इटली में पुनर्जागरण आंदोलन प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन यूनान और रोम के प्राचीन संस्कृति की पुनरुत्थान के रूप में समूचे यूरोप में फैल गया। यूरोप में प्राचीन सिद्धांतों और प्रथाओं के साथ पर वैज्ञानिक ढंग से स्वतंत्रता चिंतन का उदय हुआ। उसे नवजागरण कहा गया। आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवीनतम आविष्कारों ने नवजागरण को प्रसारण के लिए पंख प्रदान किए, यानी उन्होंने उसको पंख प्रदान किए। नवजागरण के आलोक में यूरोप के लोगों ने वहां के निरंकुश शासकों, कैथोलिक चर्च के अधिविश्वासी एवं सड़ी गली परंपराओं के विरोध में क्रांति के स्वरों को मुखरित कर दिया। साहसी नाविकों की भूगोलिक खोज यात्राओं ने विविध संस्कृतियों का आमेलन करके नवजागरण को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इस प्रकार यूरोपीय जनमानस के जीवन एवं दृष्टिकोण में जिस चेतना का उदय हुआ उसे ही पुनर्जागरण की संज्ञा दी गई। स्वेन के अनुसार पुनर्जागरण एक व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग उन सभी बौद्धिक परिवर्तनों के लिए किया जाता है जो मध्य युग के अंत में तथा आधुनिक युग के प्रारंभ में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। डेविस ने पुनर्जागरण को इन शब्दों में परिभाषित किया है कि धर्म के ठेकेदारों से मुक्त होने के शांतिपूर्ण प्रयासों का नाम ही पुनर्जागरण है। पुनर्जागरण ने यूरोपीय वासियों को एक नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करके पॉप के पाखंड और प्राचीन सड़ी गली रूढ़ियों को सदैव के लिए गहन अंधकार के गर्त में डुबो दिया है। आगे देखते हैं बच्चों, पुनर्जागरण के यहाँ पर कुछ कारण दिए गए हैं, आइए इन्हें एक बार अच्छे से देख लेते हैं। पुनर्जागरण जिसे रिनेसा या पुनर्जन्म कहा जाता है, निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न हुआ था ये, ठीक है। सबसे पहले है धर्म युद्ध, ठीक है। यूरोप में लंबे समय तक चलने वाले युद्धों ने यूरोप के लोगों को विविध देशों के धर्म एवं संस्कृतियों से अवगत कराया, जिससे उनमें स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति ने पुनर्जागरण को जगा दिया था, ठीक है। आगे है इस्लाम धर्म का प्रचार। अरब के लोगों ने यूरोप में इस्लाम धर्म के प्रचार के बहाने अपना आधिपत्य स्थापित किया और वहां के धर्म और राजनीति के दोषों को उजागर किया। इस प्रकार वहां धर्म, समाज और राजनीतिक दशाओं में जो परिवर्तन उत्पन्न हुए हैं उन्हीं के कारण दबे कदमों से नवजागरण में यूरोप में प्रवेश पा लिया, क्योंकि उन्होंने यूरोप में भी अपने आप को प्रभावित कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे भूगोलिक खोज, ठीक है। यूरोप के साहसी नाविकों की भूगोलिक खोज यात्राओं ने विविध संस्कृतियों का आमेलन करके नवजागरण के जैसे द्वार ही खोल दिए हैं। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे नवीन आविष्कार। यूरोप के लोगों ने नवीन वैज्ञानिक आविष्कार करके छापे खाने से शिक्षा तथा मशीनों के आविष्कारों से उद्योगों के द्वारा खोलकर पुनर्जागरण को साकार कर दिया है। नेक्स्ट है बच्चों इसमें कारण भाषा एवं साहित्य, ठीक है। छापे खाने के आविष्कार ने भाषा एवं साहित्य का विकास किया और उन दोनों ने लोगों को नया ज्ञान देकर पुनर्जागरण को सार्थक बना दिया, ठीक है। आगे है बच्चों नगरों की स्थापना। उद्योग और वाणिज्य ने नए उद्योगों की नगरों की स्थापना पर बल दिया। इन नगरों ने नया दृष्टिकोण देकर पुनर्जागरण लाने में विशेष योगदान दिया, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है सामंतवाद का विनाश। 18वीं शताब्दी में यूरोप से सामंतवाद का कलंक हट चुका था। सामंतवाद के विनाश ने पुनर्जागरण लाने में विशेष योगदान दिया। नेक्स्ट है मानवतावाद। यूरोप के चित्रकारों, मूर्तिकारों और स्थापत्य कलाकारों ने मानवतावादी कलाकृतियां बनाकर मानवतावाद का शंखनाद किया, जिसके फलस्वरूप पुनर्जागरण दौड़ा चला आया, ठीक है। नेक्स्ट है पुनर्जागरण के प्रभाव। अब यहाँ पे कुछ प्रभाव दिए गए हैं, आइए इन्हें भी अच्छे से हम रीड कर लेते हैं, ओके। यूरोप के सभी राष्ट्र पुनर्जागरण की स्वर्ण आभा से आलोकित हो उठे। इस नवीन जागृति की किरण ने यूरोप के सभी राष्ट्रवासियों को अपने आभा मंडल में समेट लिया। यूरोप के देशों पर पुनर्जागरण के निम्नलिखित प्रभाव पड़े। पुनर्जागरण के कारण यूरोप देश पारंपरिक मार्गों की खोज तथा नए उपनिवेश स्थापित करने में जुट गए। उपनिवेशों की स्थापना के फलस्वरूप शोषण और आर्थिक पूंजीवाद का जन्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों इसमें यूरोपीय शक्तियों ने अधिक धन कमाने की होड़ में औद्योगिक केंद्रों और व्यापारिक मंडियों को विकसित कर दिया तथा अधिक धनवान बनने की प्रतिस्पर्धा से यूरोपीय शक्तियों में आर्थिक शत्रुता पनप गई। क्लियर। आगे देखेंगे बच्चों इसमें
देशों से सस्ता माल लाने तथा वहां तैयार माल भेजने के कारण यूरोपीय शक्तियां सोना चांदी तथा जवाहरात प्राप्त करके और भी धनवान होती चली गई थी। नेक्स्ट है बच्चों, इसमें वाणिज्यिक वृद्धि के कारण पूंजीवृत्ति पनपने लगे तथा यूरोपीय देशों ने कई कंपनियां स्थापित होने से वहां औद्योगिक धंधों में भारी वृद्धि हो गई। पुनर्जागरण के कारण समाज से पॉप का प्रभाव कम हो गया तथा राष्ट्र भावना बलवती होने के फलस्वरूप लोगों का सामाजिक जीवन सुखी बन गया। नेक्स्ट है बच्चों, इसमें 6 पॉइंट, पुनर्जागरण के फलस्वरूप समाज में सामुदायिक भावना और चिंतन का विकास हो गया तथा लोग राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए। यूरोपीय देशों के निवासी रूढ़िवादी और अंधविश्वास छोड़कर नए प्रगतिवादी युग की ओर बढ़ गए तथा उनमें ऐश्वर्य और भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़ती चली गई थी। नेक्स्ट है बच्चों, इसमें इस काल में मार्टिन लूथर किंग ने कैथोलिक चर्च की सत्ता को समाप्त करके प्रोटेस्टेंट धर्म चलाया, जिससे अंधविश्वासों के स्थान पर मानवतावादी विचारधारा बह निकली। वहां पर कोई विचारधारा नहीं रही और वो विचारधारा बह निकली। अमेरिकी क्रांति, बच्चों हम बात करेंगे अमेरिका की क्रांति के बारे में, ठीक है। चलिए अच्छे से ध्यान देंगे सब लोग। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश सरकार द्वारा वाणिज्य पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण उत्तरी अमेरिका के 13 ब्रिटिश उपनिवेशों में सर्वप्रथम स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई थी। इन उपनिवेशों को जब तक अपनी मातृभूमि कनाडा की फ्रांसीसियों ने रक्षा हेतु सैन्य सहायता की आवश्यकता थी, उन्होंने इन प्रतिबंधों को सहन किया। सप्तवर्षीय युद्ध के उपरांत सन 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के अंतर्गत ब्रिटेन ने कनाडा को फ्रांसीसियों के हाथों में सौंपकर एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। इसी समय ब्रिटेन में जॉर्ज ग्रेनिवल की सरकार ने उपनिवेशों को अपने सुरक्षा खर्च पर स्वयं वहन करने के लिए व्यापार कानून को लागू किया। इसके अतिरिक्त ग्रेनिवल की सरकार ने सन 1765 में स्टॉप एक्ट को पारित किया कर उपनिवेशों पर ऊपर आर्थिक बोझ के बढ़ा दिया। इन करों का हिंसात्मक विरोध किया गया जो ब्रिटिश संसद द्वारा लगाए गए थे। सरकार ने स्टॉप एक्ट को लागू करके आई कठिनाइयों को देखते हुए एक्ट को समाप्त कर दिया उन्होंने। इस एक्ट को समाप्त करने का अर्थ यह नहीं था कि ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेशों पर कर लगाने के अधिकार को वापस ले लिया है। वित्त चांसलर टाइनलेंसन ने चाय, काली मिर्च जैसी कुछ वस्तुओं के आयात पर भी कर लगा दिया, ठीक है। परिणाम स्वरूप इसके विरोध में उपनिवेशों ने सभी ब्रिटिश सामानों के आयात पर रोक लगा दी। परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा सभी आयात शुल्क वापस ले लिए गए। उपनिवेश मूल रूप से ऐसी संसद द्वारा कर लगाए जाने का विरोध कर रहे थे जिसमें उनका कोई प्रतिनिधि नहीं था। 1773 में बोस्टन बंदरगाह पर चाय से लदे 3 जहाजों पर बड़ी संख्या में उपनिवेशी लोग चढ़ गए और लदे हुए सामान को समुद्र में फेंक दिया। इस घटना को बोस्टन चाय पार्टी के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने बोस्टन के लोगों को इस गैर कानूनी व्यवहार के कारण दंडित करने हेतु बोस्टन बंदरगाह को व्यापार के लिए निषेध कर दिया तथा सेना को बुला लिया गया। इसके अलावा मैसाचुसेट्स नगर की स्वायत्त संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ देखेंगे बच्चों हम ब्रिटिश सरकार की इस दमनकारी कार्यवाही से यह परिणाम निकला कि दोनों पक्ष सन 1775 में लेक्सटन के प्रथम युद्ध में उलझ गए। फिलाडेल्फिया में उपनिवेशों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता के घोषणा पत्र को जारी कर दिया। फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड की सेनाएं उपनिवेशों के साथ ब्रिटेन के विरुद्ध काफी लंबे समय तक लड़ती रही, जिसका नेतृत्व लॉर्ड कॉर्नवालिस के कर रहे थे। इसके 2 वर्ष पश्चात ब्रिटेन ने वर्साई की संधि के अंतर्गत उपनिवेशों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी। यही क्रांति इतिहास में अमेरिका क्रांति के नाम से जानी जाती है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों फ्रांसीसी की क्रांति, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, उपनिवेशों की इस सफलता ने न केवल स्वतंत्रता को अमेरिकी व्यवस्था के रूप में स्थापित किया बल्कि इसके दूरगामी परिणामों ने फ्रांसीसी क्रांति को भी प्रेरित किया। इस क्रांति से पूर्व फ्रांस एक वर्ग विशेषाधिकार, निरंकुश और सत्तावादी शासक पर आधारित था। यहाँ का राजा 14वां लुई अपने तमाम कमजोरी के बावजूद भी देश की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता था, लेकिन उसके उत्तराधिकारी सरकार के अंतर्गत अपने दायित्वों का पूर्ण रूप से पालन करने में सक्षम नहीं थे। ठीक इसके विपरीत विशेषाधिकार रहित मध्य वर्ग में कनिष्ठ पादरी, कृषक और श्रमिक थे जो बिना किसी अधिकार के सभी दायित्वों के प्रति उत्तरदायी थे। लगातार
युद्ध और राजा के उच्च अधिकारियों द्वारा मनमाने खर्चे ने स्वराज्य को कंगाल बना दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार द्वारा लगाए गए करों का सारा बोझ विशेष अधिकारी विहीन वर्ग पर पड़ गया, जो उसका भुगतान करने के लिए सक्षम नहीं थे। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध में फ्रांस को एक ऐसा धक्का लगा जिससे विवश होकर सन 1789 में लुई सोलवे ने इस खर्चे की समस्या का हल निकालने के लिए एस्टेंट्स जर्नल की एक सभा बुलाई, जिस सभा के अंतर्गत प्राचीन शासन की समाप्ति हुई और क्रांति के लिए कदम बढ़ाए गए। अब फ्रांस की जनता फ्रांसीसी दार्शनिकों की उदारवादी विचारधारा से प्रेरित हो गई। रूसो के अनुसार व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुए थे, परंतु वे स्वतंत्र बंधनों में जकड़े हैं। एक लोकप्रिय जनमत के आधार पर सरकार द्वारा इस बंधन की बेड़ियां तोड़ी जा सकती हैं। वोल्टेयर ने भी चर्चा में भ्रष्टाचार और निरंकुशता की बुराइयों का खुलासा किया। संक्षेप में इन संदेशों ने स्वतंत्रता, समानता एवं विद्युत इन तीन शब्दों के आसपास क्रांति के सुर को बांध दिया है। ठीक है। सन 1763 में लुई सोलवे ने एस्टेंट जर्नल की सभा बुलाई, जिसका अर्थ है 3 सदनों वाला एक निकाय। उसके अंतर्गत सभी को 3 वर्गों में बांटा गया। इन 3 वर्गों में प्रत्येक वर्ग की संख्या समान थी तथा अलग अलग मतदान करते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत तीसरे वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त थे। मतदान के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग दोनों वर्गों का मतदान से बाहर निकाल देते थे। पहले 2 वर्गों ने इस मांग का कड़ा विरोध किया तथा तीसरे वर्ग को सन 1789 में राष्ट्रसभा घोषित करने के लिए विवश कर दिया। तीसरे वर्ग की क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए राजा ने सभी कक्ष के दरवाजे बंद करवा दिए तथा उसके सदस्यों को टेनिस कोर्ट में संविधान के निर्माण तथा अलग न होने की प्रतिज्ञा लेने के लिए बाध्य किया और राष्ट्रीय सभा का निर्माण भी उसी समय किया गया बच्चों। ठीक है। फ्रांस की इस क्रांति के फलस्वरूप स्वतंत्रता, समानता तथा विद्युत का यह संदेश विवश उनके देशों से प्रतिनिधित्व होकर उन्हें प्रेरित कर रहा था। अमेरिका और फ्रांसीसी की क्रांति के पश्चात औद्योगिक क्रांति की नींव पड़ी। बच्चों यहाँ से शुरू होती है औद्योगिक क्रांति। ठीक है। पुनर्जागरण का युग नवीन भौगोलिक खोज यात्राओं का गुण तथा इस युग में मध्य वर्ग एवं शिल्पियों को परस्पर जुड़ने का अवसर प्रदान किया। नई सामाजिक व्यवस्था ने जन विन्यास और जनसंपर्क को बढ़ावा देकर वस्तुओं की मांग को बढ़ा दिया। अतः अब उत्पादन का काम हाथ से होने के बजाय कारखाना व्यवस्था में परिवर्तित हो गया। कारखाने के मालिक अधिक पूंजी तथा श्रम लगाकर अधिक लाभ कमाने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन करने लगे। 18वीं शताब्दी में हाथ से उत्पादन करने के स्थान पर मशीनों द्वारा उत्पादन का प्रचलन होने लगा तथा कारखाना व्यवस्था लागू होने की प्रक्रिया को ही औद्योगिक क्रांति कहा जाता है बच्चों। औद्योगिक धंधों के क्षेत्र में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं मशीनों का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की पद्धति को औद्योगिक क्रांति कहा गया है। ठीक है। इंग्लैंड ने लोहे एवं कोयले की खोज करके नई नई मशीनों का आविष्कार किया और यह विश्व में औद्योगिक क्रांति का जनक बन गया। इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति यूरोप तथा विश्व के अन्य देशों तक फैली। औद्योगिक क्रांति वाणिज्यवाद की प्रतीक थी, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का लक्ष्य अधिक से अधिक धन कमाना था। इंग्लैंड ने औद्योगिक क्षेत्र की नई नई मशीनों का उत्पादन करके चीनी अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। अर्थव्यवस्था, उद्योग एवं वाणिज्य के क्षेत्र में हुए यह क्रांतिकारी परिवर्तन औद्योगिक क्रांति कहलाए। यहाँ पर अब बच्चों हम देखेंगे औद्योगिक क्रांति को जन्म देने वाले कुछ कारण दिए गए हैं। चलिए इन्हें अच्छे से शुरू करते हैं। औद्योगिक क्रांति अनायास की प्रकट नहीं हो गई है, इसे जन्म देने के लिए उनके कारण उत्तरदायी है। इन कारणों को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझाया जा रहा है। ठीक है, आइए समझेंगे। सबसे पहला है हमारा लोहा और कोयले की खोज। ठीक है, इंग्लैंड में लोहा और कोयले की खोज करके नई नई मशीनों का निर्माण प्रारंभ हो गया। इन्हीं मशीनों ने उत्पादन की घरेलू पद्धति को कारखाना पद्धति में बदल दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नवीन आविष्कार। ठीक है, विज्ञान और शिक्षा की प्रगति के साथ साथ नई नई मशीनों के आविष्कार ने औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने में विशेष सहयोग प्रदान किए। नेक्स्ट है हमारा पर्याप्त पूंजी। इंग्लैंड के उद्योगियों के पास उस समय पर्याप्त पूंजी थी।
अतः उन्होंने अधिक धन कमाने के आकर्षण में कारखाना व्यवस्था को प्रोत्साहित करके औद्योगिक क्रांति को जन्म दे डाला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चालक शक्ति। इस काल में कोयला चालक शक्ति का आधार बना हुआ था। भाप की शक्ति से चलने वाले इंजन के आविष्कार ने कारखानों की स्थापना का स्वर्ण युग प्रारंभ किया और औद्योगिक क्रांति को निमंत्रण दे डाला। क्लियर बच्चों, अच्छे से समझते चलेंगे। कच्चे माल की उपलब्धता। ठीक है, यूरोप के शक्तिशाली देशों ने निर्बल राष्ट्रों में अपने उपनिवेश स्थापित किए जिनसे पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध होने लगा। कच्चे मालों की उपलब्धता ने धड़ाधड़ कारखाने खोलने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बाजारों की सुलभता। यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेश पिछड़े राष्ट्र थे, अतः इन देशों के बाजार उनके कारखानों में बने माल के लिए सुलभ हो गए थे। नेक्स्ट है बच्चों हमारा श्रमिकों की सुलभता। यूरोपीय शक्तियों एशिया तथा अफ्रीका के पिछड़े देशों ने गुलाम खरीद कर लाते थे जो उनके कारखानों में श्रमिकों के रूप में कार्य कर उत्पादन में सहयोग देते थे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारा परिवहन के साधनों का विकास। ओके, स्थल तथा जल परिवहन के विकास के कच्चा माल लाने तथा तैयार माल खपत के केंद्रों तक पहुंचाने में बहुत सहयोगी दिया गया। द्रुगामी परिवहन के साधनों ने औद्योगिक क्रांति के प्रादुर्भाव में बड़ा योगदान दिया। उपनिवेशवाद। ठीक है, इंग्लैंड के समान यूरोपीय शक्तियों ने उपनिवेशों की स्थापना कर वहां अपना तैयार माल बेचकर अधिक से अधिक धन कमाने के लिए औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। क्लियर, इस प्रकार उपनिवेशवाद, पूंजीवाद और वाणिज्यवाद ने संसार को जो नई अर्थव्यवस्था प्रदान की उसे ही औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। बच्चों, औद्योगिक क्रांति के यहाँ पर कुछ प्रभाव दिए गए हैं, आइए अच्छे से समझेंगे। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव से कोई भी देश अछूता नहीं बचा। इस क्रांति के प्रभावों को अग्रलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम अच्छे से समझेंगे। क्लियर, चलिए। औद्योगिक क्रांति ने विश्व में बड़े पैमाने से उद्योग की स्थापना में सहयोग दिया, अतः औद्योगिक राष्ट्र दिनों दिन संपन्न होते चले गए। नेक्स्ट है हमारा औद्योगिक क्रांति ने नवीनतम मशीनों, परिवहन के साधनों एवं कृषि के उपकरणों के निर्माण को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया। क्लियर, मशीनों के निर्माण की प्रक्रिया ने हस्तशिल्पों का विनाश कर दिया। जो हाथ से चीजें बनाई जाती थी उनका विनाश कर दिया क्योंकि मशीनों ने उनकी जगह ले ली। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है बच्चों औद्योगिक क्रांति के कारण नगरीयकरण की प्रतिक्रिया तीव्र गति से हुई। क्लियर, इस काल में पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग बने तथा श्रमिक संगठनों का उदय हुआ। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति के कारण पारिवारिक वातावरण दूषित हो गया और इससे पारिवारिक विघटन ने जन्म ले लिया। नेक्स्ट है बच्चों हमारा औद्योगिक क्रांति ने रूढ़िवाद और अंधविश्वासों का अंत करके धर्म को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान कर दिए। ठीक है, क्लियर, भौतिकवाद के बढ़ने से नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ तथा जन सामान्य में चारित्रिक दोष उभरने लगे। क्लियर, औद्योगिक क्रांति के कारण धीरे धीरे समाजवाद आने लगा, अतः औद्योगिकरण को समाजवाद का जनक कहा जाता है। क्लियर, अब भारत में औद्योगिकरण बात करेंगे बच्चों। अब तक तो हमने आपको औद्योगिकरण, ठीक है, और समाजवाद, भौतिकवाद सारी चीजें क्लियर हुई। अब देखेंगे भारत के अंदर किस तरह से स्टार्ट हुआ। भारत में सन 1857 की क्रांति के बाद औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। यहाँ लॉर्ड डलहौजी ने प्रशासनिक एवं यातायात की सुविधाओं को आरंभ करके औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात किया। भारत में कानपुर, मुंबई, कलकत्ता, सूरत, अहमदाबाद, सोलापुर और नागपुर नगरों में तेजी के साथ कारखानों की स्थापना हो गई। रेल एवं सड़क परिवहन विकास के साथ ही भारत में सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी एवं लोहा इस्पात उद्योग का विकास तीव्र गति से होने लगा। क्लियर, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत का औद्योगिक विकास और तेजी के साथ हुआ। भारत में आधारभूत उद्योगों के साथ साथ कृषि संबंधी उद्योगों का विकास बहुत तेजी के साथ होने लगा। औद्योगिकरण के कारण विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा उपकरणों के क्षेत्र में विकास हुआ। भारत पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करने से सक्षम हो गया। भारत में यहाँ नागरिकों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार आया। वही भारत में आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर औद्योगिक उत्पादन में आत्मनिर्भरता को प्राप्त किया गया। ठीक है, इस प्रकार भारत धीरे धीरे विश्व के प्रमुख उद्योगों में राष्ट्रों की श्रेणी में पहुंच गया। क्लियर, आगे देखेंगे बच्चों। यूरोपीय शक्तियों द्वारा एशिया और अफ्रीकी देशों पर विजय। यूरोपीय शक्तियों के लिए विजय के बीज रोपने के लिए एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप के निर्धन और पिछड़े हुए देशों की भूमि अधिक उर्वरक लगी। साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने इन महाद्वीपों के देशों पर प्रसार करके यहाँ के लोगों को शीघ्र ही अपने साम्राज्य का अंग बना डाला। ब्रिटेन, जर्मनी एवं फ्रांस देशों ने साम्राज्य स्थापना की होड़
होड़ लग गई। इन सभी राष्ट्रों ने यश और सोना कमाने के उद्देश्य से एशियाई और अफ्रीकी देशों पर धड़ाधड़ अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। एशिया तथा अफ्रीका के देश निर्बल और पिछड़े हुए थे, इनमें एकता का अभाव था। यहाँ के लोगों की निर्धनता, अज्ञाता और पिछड़ेपन का लाभ उठाकर इन शक्तियों ने इन्हें गुलाम बना डाला। एशिया और अफ्रीका के देश सैन्य दृष्टि से भी निर्बल थे, अतः वे यूरोपीय शक्तियों के नियंत्रण में सुगमता से आ गए, यानी वो बहुत आसानी से उनके चंगुल में आ गए। इसी के परिणाम स्वरूप भारत इंग्लैंड के साम्राज्य का अंग बन गया। यहाँ ब्रिटिश शासन ने अपने उपनिवेश स्थापित करके भारत के शोषण के द्वारा अपने देश के लिए खोल डाले। इन सभी शक्तियों में उपनिवेश स्थापना को लेकर बंदरबाट मच गई, जो धीरे धीरे प्रतिबंधता में बदलती चली गई। नए बाजारों पर कब्जा करने के लिए इन देशों में संघर्ष छिड़ा। ये देश इन देशों के युद्धों के अखाड़े बनकर रह गए। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखेंगे बच्चों हम ब्रिटिश शासन का भारत पर प्रभाव। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश जो शासन चला था उस पर हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश शासन भारत के लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ। इस विदेशी शासन ने भारत के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं संस्कृति परिदृश्यों को बदल कर रख दिया। भारत ब्रिटिश शासन के अन्याय और शोषण का शिकार बना। इस विदेशी शासन के अधिकारियों ने सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत के पंख नोचकर परिविहीन कर दिया, यानी उन्हें पंख के बिना कर दिया। ठीक है, ब्रिटिश शासन के भारत पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। आइए कुछ प्रभाव पढ़ लेते हैं बच्चों। परंपरावादी एवं रूढ़िवादी समाज को ब्रिटिश शासन ने निम्नलिखित प्रभाव डाले। कौन कौन से थे बच्चों वो? नेक्स्ट पहला है हमारा, ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप भारतीय समाज से उनकी कृतियों का अंत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, सामाजिक विधानों के कारण सामाजिक मूल्यों से बहुत तेजी से परिवर्तित होने लगा। भारतीय समाज की आधारशिला कही जाने वाली वर्ण व्यवस्था में ढील आ गई थी। नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त परिवार व्यवस्था में विघटन प्रारंभ होने जाने से नए एकांकी परिवार जन्म लेने लगे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारा, समाज में ईसाई धर्म का प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट हमारा, समाज अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से रूढ़िवादिता को छोड़कर आधुनिकीकरण की ओर बढ़ने लगा, जिससे समाज का स्वर्गोगीण विकास प्रारंभ हुआ। ठीक है, भारत के आर्थिक जीवन पर प्रभाव। अब उसके आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, आइए एक बार इन्हें भी पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश शासन का भारत के आर्थिक जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। पहला है हमारा, ब्रिटिश शासन ने कूटनीति के द्वारा भारत का आर्थिक शोषण किया। ब्रिटिश शासन ने भारत के परंपरागत शिल्पों को नष्ट कर दिया। ठीक है, भारत से कच्चा माल ब्रिटेन पहुंचाया जाने लगा तथा वहां से तैयार माल भारत में बिकने लगा, जो कि बहुत बढ़ के दामों पर मिलने लगा महंगाई से। ब्रिटिश शासन की कूटनीति ने भारत के कुटीर उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया। जो वहां पे बिल्कुल जमे जमाए धंधे थे उनको सबको नष्ट कर दिया। भूमि जमींदारों को दे दी, जो भूमि थी वो जमींदारों को दे दी गई, अतः किसानों का शोषण होने लगा। ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप ही व्यापार तथा बैंकिंग व्यवस्था का भी जन्म हो गया, यानी पहले कोई बैंक नहीं था, उसके बाद ही ब्रिटिश शासन ने बैंकिंग का भी चयन शुरू कर दिया। ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप ही भारत की अर्थव्यवस्था निरंतर बिगड़ती चली गई। जो आर्थिक स्थिति थी वो भारत की बिगड़ती चली गई। भारत ब्रिटिश शासन के कारण आर्थिक दृष्टि से निर्बल होता चला गया, यानी वो बहुत कमजोर होता चला गया। क्लियर। भारत के राजनीति जीवन पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन के भारत के राजनीति जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव है। अब इनको भी देखते हैं बच्चों। अंग्रेजी ने संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, उसे राजनीति एकता प्रदान की गई। अंग्रेजों ने अपने प्रशासन में एक सामान्य न्याय व्यवस्था लागू की, परंतु अंग्रेज के लिए पृथक न्याय व्यवस्था लागू करके पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया। नेक्स्ट है हमारा बच्चों यहाँ, ब्रिटिश सरकार ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य सभ्यता का प्रसार किया। शिक्षित नवयुवकों ने अंग्रेजी शासन के अत्याचार के विरोध में विद्रोह के स्वर तेज कर दिए गए, यानी वो जोरों शोरों से कहने लगे। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो का सिद्धांत अपनाकर भारत के हिंदुओं और मुसलमानों में मतभेद उत्पन्न कर दिए, भारतीय राजनीति को विषाक्त बना दिया। नेक्स्ट बच्चों हमारा, अंग्रेजी सरकार की आलोचना करने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाकर स्वतंत्र राजनीति का गला घोट दिया गया,
क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, अंग्रेजों ने सरकारी नौकरियां तथा सेना में उच्च पदों पर नियुक्ति में भेदभाव की नीति चलाकर जन सामान्य में घृणा और रोष उत्पन्न कर दिया। लंबे समय तक चले आ रहे ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज के सभी पहलुओं पर अपना प्रभाव छोड़ा। अन्याय, शोषण, विद्वेष और अज्ञानता से पिसता भारतीय समाज इस कुशलता से छुटकारा पाने के लिए एक लंबे समय तक संघर्ष करता रहा। इसका दुष्परिणाम भारतीयों को निर्धनता, बेकारी और शोषण की चक्की में पीसकर चुकाना पड़ा तथा भारत के जनमानस को ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाने के लिए कठोर संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद ही आजादी मिली। ठीक है, चलिए अब हम एक बार नजर डाल लेते हैं अपने पाठ पर। अब तक हमने क्या पढ़ा, ठीक है, स्मरण लेते थे। पॉइंट है हमारा बच्चों पहला, भारतीय इतिहास के विकास के 3 सोपान हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तीनों काल मैंने आपको डिटेल्स में बताए। मध्य युग के अंतिम काल में इटली में पुनर्जागरण आंदोलन प्रारंभ हो गया। क्लियर। ग्रेनविल की सरकार ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट को पारित कर उपनिवेशों पर आर्थिक बोझ को बढ़ा दिया। नेक्स्ट है हमारा, औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1765 ईस्वी में लगभग हुआ। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, ब्रिटिश शासन भारत के लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ। जो ब्रिटिश शासन था वो हमारे भारत के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हुआ। आपको मैंने डिटेल में बताया क्या क्या चीज़ें हमारे भारत के लोगों को काफ़ी समय तक जूझना पड़ा और बहुत लंबे टाइम संघर्ष करने के बाद उन्हें आज़ादी मिली। चलिए पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।